पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। वहीं अंकिता के पिता ने दोबारा विनोद आर्य की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों से उनका साथ देने की अपील की। तो निश्चित है, मैंने कहा ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं। देखिए मेरा अलग है, चाहे मेरी पार्टी किसी पार्टी के कोई भी या सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है तो वो माफ करने लायक नहीं है। और बेटा यदि कोई कहता है कि मेरा बेटा बढ़िया है, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया हो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले है तो अच्छा नहीं है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये 3 जो अपराधी हैं इनको एक तो फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा मिले। और मैं अपनी उत्तराखंड की जनता या समस्त भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि अगर इनको फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा न दें तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया इसमें, तो जब तक इसको फास्ट ट्रैक के तहत इसको फांसी की सजा नहीं, तब तक इसी तरह आप लोग मुझे जुड़े रहें, मुझे मेरा सहयोग करें। 25 तारीख जब लड़की की डेड बॉडी जिस दिन अंत्येष्टि करने का समय था, उस दिन सुबह से हम लोग वहाँ पर थे, मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम हाउस है। और वहाँ से हम सुबह पूरे दिन भर जब वहाँ पे लगातार खड़े रहे तो वहाँ पे हमारी एक मांग थी कि इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, उन दरिद्रों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी है, जैसा अभी सांसद भी कह रहे थे और तमाम कह रहे थे, मगर कहने मात्र भर से ये काम नहीं चल जाता है। इसके लिए तो धरातल पर काम करना पड़ता है। और जब तक सही तहकीकात तक हम लोग उस जांच के लिए आगे नहीं बढ़े तब तक वो काम नहीं हो सकता। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड में उबाल जारी है। देहरादून में कांग्रेस के आह्वान पर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में दिए गए धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व विधायक मनोज रावत भी शामिल हुए। साथ ही यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी भी अंकिता हत्याकांड को लेकर दिए जा रहे धरने में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अंकिता हत्याकांड से जुड़े साक्ष्यों को छिपा रही है। नष्ट किए गए हैं और उस परिवार को बदनाम किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। बार बार बदलते हुए अधिकारी और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट्स बहुत कुछ कहते हैं। आरएसएस के सदस्य, आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरीके के गंदे ट्वीट डाल रहे हैं, उससे भी कई चीज़ें समझ में आती है। और एक पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो उत्तराखंड में है, वो और लड़की के पिता के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो किसने रिकॉर्ड किया और वो कैसे पब्लिक हुआ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि इसका मतलब है कि किसी के भी फ़ोन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी छूट है। और प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी और जो लड़की है अंकिता, उसके फादर के बीच में जो बातचीत हुई वो बाहर आना, ये बात का संकेत है कहीं ना कहीं दाल में काला है। दूसरा, मुख्यमंत्री का कहना कि मैंने कार्रवाई कर दी और बिल्डिंग ध्वस्त करा दी है। दूसरे दिन जिलाधिकारी का कहना कि ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं थे, हमने नहीं कराई है। और आज मैं देख रहा हूँ कि आज कहा है कि हमने खुद वो ध्वस्त कराई है। लड़की का बेडिंग स्विमिंग पूल में मिलना, ये सारा साबित करता है कि कहीं ना कहीं किसी हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है और सबूतों को मिटाने की कार्रवाई चल रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच हो। जब सिविल पुलिस हरकत में आती है, एफआईआर होती है, वो गिरफ्तारियाँ होती हैं, तत्काल सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं, उस हिस्से को ढा दिया जाता है, उसके कब्रे के सारा सामान को तितर कर दिया जाता है और जो बेड है उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, आग लगाई जाती है। तो साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की है, साक्ष्य किस तरह मिट जाए और जो अभियुक्त हैं, जो हत्यारोपी हैं, जिन्होंने कबूल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जुडिशल कस्टडी में उनको दे दिया जाता है और उसके बाद वो रिमांड में, पुलिस रिमांड में नहीं लेती है, उनसे पूछताछ नहीं करती उसका मोबाइल कहाँ था, उसमें सारी कॉल डिटेल होंगे, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हमें मजबूर होकर सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। रेंजर्स ग्राउंड में 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव को आगे की तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। गायिका शकीना मुखिया का कहना है कि इस समय सभी का फोकस अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने पर है, ऐसे में कार्यक्रम को करना उचित नहीं है। हमारा इस कार्यक्रम के
का उद्देश्य एक यही उद्देश्य था कि हम अपने प्रदेश के स्थापित कलाकारों को, जिनमें मुख्य रूप से शकीना, जो बहुत कम उम्र पे आज उसने एक मुकाम हासिल करा है इंडिया गॉट टैलेंट में, उसको पूरे देश ने देखा है, अप्रिशिएशन मिला है। एक बहुत छोटी उम्र पे उन्होंने प्रदेश को जो सम्मान दिया है, ऐसे कलाकारों को, ऐसे उभरते कलाकारों को, स्थापित कलाकारों को एक मंच देना और उनको सम्मानित करना हमारा उद्देश्य है। ये कार्यक्रम जैसे सबको पता है, मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसे शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उसमें जो भी कल्प्रिट हो, वो कितने भी बड़े हों, उनको कठोरतम सज़ा मिले और शासन प्रशासन ये इंश्योर करे कि भविष्य में कोई ऐसी हमारी दुर्गा रूपी हमारी बच्ची कोई इस प्रकार के जघन्य अपराध का शिकार ना हो पाए। उसी को श्रद्धांजलि करते हुए हम इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर रहे हैं। हम लोग गरबा उत्सव जो है वो मनाने वाले थे। हमारा जो फेस्टिवल था वो था 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर को, पर अभी सिचुएशन देख के जो अंकिता के साथ हुआ है, हमें लगा कि यही राइट डिसीजन होगा, यही सही डिसीजन होगा कि हम लोग इस इवेंट को पोस्टपोन करें एंड अभी उस पर फोकस करें कि अंकिता को इंसाफ मिले। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम ने भी इसको लेकर कमर कस ली है। नगर निगम की ओर से शहर भर में डेंगू के बचाव के लिए फॉगिंग के 5 वाहनों को रवाना किया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खत्री ने बताया कि शहर के 100 वार्डों में लगातार छोटे छोटे वाहनों से डेंगू के लार्वा को समाप्त करने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। डेली 45 से 55 केसेस हमारे देहरादून क्षेत्र में पॉजिटिव आ रहे हैं डेंगू इलाइजा में। उसी को मद्देनज़र रखते हुए माननीय डीएम साहिबा और नगर आयुक्त साहब के आदेश थे कि हम लोगों की तरफ से वृहद फॉगिंग अभियान और लार्विसाइडल का छिड़काव जो है बड़े स्केल पे किया जाए। चूँकि हमारे वार्डों में तो 100 वाहन पूर्व में ही चले रहे हैं जो घर घर जाके फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में और साथ ही साथ जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है वहाँ पे ये कार्य जो है पूरी जो है उसके साथ 100% प्रतिक्रिया के साथ नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने आज 5 अतिरिक्त वाहन जो है, 2 जो पहले चल रहे थे उनके अलावा 5 अतिरिक्त वाहन मुख्य मार्गों पे और ऐसे क्षेत्रों में जो अभी तक वंचित रहे हैं वहाँ पे वृहद फॉगिंग जो है वो जारी रहेगी, ताकि इस समय जो है डेंगू के खिलाफ जो आखिरी लड़ाई है वो जो है हम उसको जो है आगे बढ़ा सकें। अब इस समय रात में ठंड भी हो रही है, तो मेरा हिदायत यही है कि अब पूरी बाहों की कमीज़ पहने, और चूँकि ये मच्छर जो है सुबह और शाम के समय जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ऐसे समय में जो है घर से बाहर निकलते समय जो है पूरी बाहों के कपड़े पहने, और आसपास जो है पानी अगर जल भराव कहीं है समस्या है, घर के अंदर है, कूलर है या बाल्टी हैं या छतों पे पड़े पुराने बर्तन, टायर, ट्यूब हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, गमलों के नीचे प्लेट्स हैं, तो उसको ध्यान से जो है उस पानी को पलट दें और उस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी न जमा होने पाए। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को भी और ज्यादा बढ़ा दिया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी सुभाष जोशी ने बताया कि डेंगू के मामलों में लगातार इजाफे को देखते हुए फॉगिंग के अलावा लार्वा साइट्स का छिड़काव भी किया जा रहा है। डेंगू के मामलों में 15 अक्टूबर के बाद कमी आ सकती है। डेंगू के अभी तक 716 मामले आ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है लगातार, और जैसे ही डेंगू का केस आता है उस क्षेत्र में अविलंब आशा वर्कर एवं नगर निगम के वर्करों के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। सेंचुरी पेपर मिल से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों का आमरण अनशन जारी है। वहीं आमरण अनशन कर रहे राजीव दुमका को प्रशासन के द्वारा जबरन धरना स्थल से उठाकर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं धरना स्थल पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक अनशन लगातार चलता रहेगा। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमने राज्य इसलिए मांगा था कि हर हाथ में काम होगा
और हर लड़का यहाँ का रोजगार में होगा, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप से भी वो रोजगार करेगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है आज 20 साल से ऊपर इस राज्य का गठन हुआ हो गया है, लेकिन अभी तक युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष पक्ष के हों, उनका कोई भी यहाँ पर ऐसा आदमी जिम्मेदाराना तरीके से इनको अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, अभी तो हम केवल युवा यहाँ पर बैठे हैं और अभी हमारे आज ये राजीव दुमका जी के बाद मुकेश कपडाल जी जो श्रमिक हैं, ये यहाँ पर अभी आमरण अनशन में बैठ गए हैं। अब ये कितने दिन तक यहाँ पर इनको बैठने देते हैं ये प्रशासन के लोग, उसके बाद फिर हमारी दूसरे लोग यहाँ पर बैठेंगे और लगातार हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। और उसके बाद अगर जब हमारे युवाओं की बारी पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर मात्र शक्तियाँ बैठेंगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और ये भी रही, किसी ने भी बेरोजगारों के बारे में न सोचा। मुझे लगता है आगामी भविष्य में भी ये बेरोजगारों को ठगते रहेंगे। इन्हीं की जो एकता है, हम इस चरम अवस्था में पहुंच चुके हैं कि मैनेजमेंट के दबाव में प्रशासन इनके साथ जो कर रहा है ये उन्हें भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा ना तो मैं क्या करूँगा, सोचिए आप। जी यहाँ पर बैठे थे तो पुलिस उनको जबरन उठा ले गई। उसके बाद अब मैं बैठा हूँ मुकेश कपडवाल, हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है तो मजबूरन हमको पेट के लिए बैठना, पेट की लड़ाई के लिए उनका नाम में करने को मजबूर होना पड़ा।